लास्ट क्लास में हमने चालक पदार्थ के लिए, जो भी चालक माध्यम है उसके लिए हमने जो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है उसके सॉल्यूशन को कर लिया था। आज हम उसी विद्युत चुंबकीय तरंग, कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग जब चालक माध्यम के अंदर गमन करती है तो उसके गमन के कारण क्या होता है कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी होगी लास्ट ईयर में, तो आपने पढ़ा होगा कि कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर आपने देखा था कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में एक्सरे और कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर और अदर जो कि प्रकाश की किरणें जिनको आप किसके ऊपर डालते थे, किसी पदार्थ के ऊपर इंसिडेंट करते थे, तो वहां से उस किरण के अंदर जो फोटोन उपस्थित होते हैं वो क्या करते हैं, उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उसमें धारा प्रवाहित करते थे। यह चीज आपने पढ़ी थी। तो उसी की तरह जो कोई भी चालक माध्यम है उसके अंदर क्या होता है, चालक माध्यम के अंदर जब हम किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, फ्रीक्वेंसी हाई से मतलब उसके अंदर फोटोन की संख्या या कोई भी फोटोन है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि फोटोन की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, एच म्यू होती है। तो फ्रीक्वेंसी हाई हो गई या बढ़ गई तो उस कंडीशन में एनर्जी भी क्या है, बढ़ जाती है। तो किसी भी चालक माध्यम के अंदर जो त्वचा प्रभाव होता है वो क्या होता है, त्वचा प्रभाव वो प्रभाव होता है जब हम किसी भी उच्च आवर्ती की विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू क्या है, वेरी हाई है, उस विद्युत चुंबकीय तरंग को हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चालक माध्यम या किसी भी चालक पदार्थ के ऊपर इंसिडेंट करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमने किसी भी उच्च आवृत्ति की तरंग को इंसिडेंट किया तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाए, उस चालक पदार्थ के अंदर उसकी सतह के ऊपर धारा का प्रवाह क्या हो, बहुत ही अधिकतम हो। मतलब जैसे ही आपने किरण को इंसिडेंट किया उस किरण के इंसिडेंट के कारण चालक पदार्थ की सतह के ऊपर धारा का मान अगर अधिक हो या चालक के पृष्ठ के ऊपर धारा का प्रवाह होता है तो उस प्रवाह को कौन सा प्रभाव बोला जाता है, त्वचा प्रभाव। सिंपल सी डेफिनेशन है, इतना सा ही ध्यान रखना है कि किसी भी चालक के ऊपर उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग के को आपतित करने पर उस चालक के पृष्ठ के ऊपर अगर कोई भी धारा बहती है तो उस प्रभाव को कौन सा प्रभाव बोला जाएगा, त्वचा प्रभाव बोला जाता है। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं, सीधा सा आपको इतना सही ध्यान रखना है, जब किसी उच्च आवर्ती जब किसी उच्च आवर्ती की विद्युत चुंबकीय जब एक उच्च आवर्ती विद्युत चुंबकीय किसी चालक में से गुजारा जाता है या उसके ऊपर आपतित किया जाता है तो उस चालक उस चालक के पृष्ठ पर अधिकतर धारा बहती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि उस चालक पर अधिकतर धारा उसके पृष्ठ पर बहती है, तो इस प्रभाव को कौन सा प्रभाव बोला जाता है, तो इस प्रभाव को त्वचा प्रभाव कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के 1 नंबर के अंदर पूछा जाता है, त्वचा प्रभाव क्या होता है, या फिर डेफिनेशन के रूप में 1 नंबर में एक और चीज पूछी जाती है जो वो है त्वचा गहराई। दूसरी डेफिनेशन जो 1 नंबर के अंदर और पूछी जाती है लगभग, वो है त्वचा गहराई, जिसे कि डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्किन डेप्थ। अब ये स्किन डेप्थ क्या होती है, अब देखिए जैसे त्वचा गहराई के लिए तो क्या डेफिनेशन, जब आपने उच्च आवृत्ति की तरंग को किसी भी चालक के ऊपर आपतित किया तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, वो चालक के पृष्ठ के ऊपर क्या बहती है, अधिकतर धारा जो है वो किसके ऊपर बहती है, चालक के पृष्ठ के ऊपर बहती है। तो इस प्रभाव को हम त्वचा प्रभाव कहते हैं। लेकिन उसी प्रकार से जो त्वचा गहराई जो होती है वो क्या होती है, जब आपने किसी भी चालक के पृष्ठ के ऊपर क्या किया, किसी भी चालक के पृष्ठ के ऊपर विद्युत चुंबकीय तरंग को आपतित किया, तो उस कंडीशन में किसी गहराई के ऊपर, एक ऐसी गहराई, मान लो कि कोई भी एक डेल्टा गहराई, उस गहराई के ऊपर अगर चालक के पृष्ठ के ऊपर जो धारा आई बह रही है
उस पृष्ठ की तुलना में यहाँ पे धारा जो आई होगी उसका मान क्या हो जाएगा, 1/E गुना क्या हो जाए, कम हो जाए। मतलब पृष्ठ की तुलना में डेल्टा गहराई के ऊपर अगर धारा का मान 1/E गुना रह जाता है तो इस गहराई को कौन सी गहराई बोलेंगे, त्वचा गहराई। सिंपल सी डेफिनेशन। मतलब डेल्टा मतलब जैसे आपने चालक के पृष्ठ के ऊपर किसी भी विद्युत धारा को आपतित, विद्युत चुंबकीय तरंग को आपतित किया, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के आपतन के पता जैसे जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग चालक के पृष्ठ के अंदर की तरफ जाती जाएगी, तो वह दूरी, जिस दूरी पर चालक के पृष्ठ के ऊपर बहने वाली धारा का मान जो है वो चालक के अंदर किसी उस दूरी के ऊपर क्या रह जाए, 1/E गुना रह जाती है, तो उस गहराई को कौन सी गहराई बोलेंगे, त्वचा गहराई कहते हैं। तो इस डेफिनेशन में ये लिख सकते हो, किसी चालक के पृष्ठ के, किसी चालक के पृष्ठ के अंदर की और वह दूरी, अंदर की और वह दूरी जहां पर धारा का मान चालक के, जहां पर धारा का मान चालक के पृष्ठ पर बहने वाली, चालक के पृष्ठ पर बहने वाली धारा के मान का 1/E गुना रह जाता है, तो इसे क्या, तो इस दूरी को क्या बोला जाता है, तो इस दूरी को त्वचा गहराई कहते हैं। इसे किससे, इसे डेल्टा द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, इसे डेल्टा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। एक डेफिनेशन तो इसकी ये हो गई कि अगर आप धारा के रूप में, ई का मतलब है आपके एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल जो होता है, आप लोग ये ई एक्स पढ़ते हो ना, अगर ई एक्स, यहाँ पे एक्स का मान क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, और इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 2.7 के बराबर होती है। ठीक है कल्याण, ठीक है ना। ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 2.7 के बराबर होती है। एक तो डेफिनेशन ये धारा के रूप में हो गई। अब ये धारा किसके कारण बह रही है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण ही बह रही है, क्योंकि अगर आपने किसी भी चालक के ऊपर विद्युत चुंबकीय तरंग को आपतित नहीं किया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करेंगे, फोटोन को ग्रहण नहीं करेंगे। फोटोन को ग्रहण नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा चालक में से, तो उस कंडीशन में कोई भी धारा भी नहीं बहेगी। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो धारा बह रही है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण बह रही है। जब धारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण बह रही है और धारा का मान 1/E गुना हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका मान भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो दूसरी डेफिनेशन के रूप में हम ये कह सकते हैं, जब किसी भी चालक के ऊपर अगर हम विद्युत चुंबकीय तरंग का आपतन करें तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग जिस दूरी के ऊपर विद्युत चुंबकीय तरंग का मान पृष्ठ के ऊपर आपतित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग के मान का 1/E गुना भी रह जाए, तो उस दूरी को भी अपन क्या कह सकते हैं, त्वचा गहराई कह सकते हैं। क्योंकि जो धारा उत्पन्न हो रही है वो किसके कारण उत्पन्न हो रही है, विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण उत्पन्न हो रही है। अगर विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा ही 1/E गुना हुई है तो उसी कारण से ही क्या हो रहा है, करंट का मान 1/E गुना होता है। बाकी इसका कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है उसी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं चालक के इलेक्ट्रॉन, और चालक के इलेक्ट्रॉन जब विद्युत चुंबकीय तरंग से, चल एक बार वापस बता देता हूँ, इतना सा ध्यान रखना है, यहाँ पर ही बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि ये कोई भी एक चालक है, ठीक है, इसके ऊपर आपने बाहर से क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आपने क्या किया, इंसिडेंट किया। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, ठीक है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आपने इंसिडेंट किया, तो आप लोगों को मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके पास में ऊर्जा जो होती है, आपने जो क्वांटम मैकेनिक्स में प्लांक का नियम पढ़ा था उसके अनुसार एनर्जी जो होती है वो E बराबर एच म्यू फोटोन के रूप में होती है। जितने फोटोन अधिक होंगे उसकी एनर्जी उतनी अधिक होगी। तो उस कंडीशन में देखो, जब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंसिडेंट किया किसी चालक के ऊपर, तो उस कंडीशन में वो चालक माध्यम में, अब ये चालक है, इस चालक के अंदर की तरफ वो जाएगी तो वो चालक माध्यम हो जाएगी इस वेव के लिए। तो जब ये वेव इसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ से इस वेव के अंदर के जो फोटोन होते हैं उनको इस चालक के अंदर की उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और ये जब इलेक्ट्रॉन इस फ्रिक्वेंसी के फोटोन को ग्रहण करते हैं तो उसके पश्चात ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों की मुक्त होने के कारण इस चालक के अंदर क्या बहती है, एक धारा बहती है। तो उस कंडीशन में ये बोला गया कि त्वचा गहराई वह गहराई होती है जिस गहराई के ऊपर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे जैसे अंदर की तरफ जाती है इस चालक के अंदर, तो पृष्ठ के ऊपर जो धारा आई बहती है, पृष्ठ के ऊपर जो धारा आई बहेगी उसकी तुलना पे वह दूरी जिसके ऊपर धारा आई का मान क्या रह जाए, 1/E गुना रह जाए, तो उसको हम कौन सी गहराई बोल सकते हैं, त्वचा गहराई बोल सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये धारा 1/E गुना किस कारण हुई, कारण क्या है, कारण इसका ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसके द्वारा जो चालक को ऊर्जा प्रदान की गई विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, उसका मान भी क्या हो रहा है, 1/E गुना हो रहा है। तभी ऊर्जा कम हुई, तभी तो धारा का मान भी कम हो रहा है ना, अदरवाइज धारा का मान कम कैसे होता। अगर मान लो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो पूरे चालक के माध्यम के अंदर से जब निकलेगी तो उस कंडीशन अगर उस जहां तक वो चालक के अंदर जाए, बोले वो अनंत दूरी तक चालक के अंदर जाए, वहां तक अगर उसकी ऊर्जा के अंदर कोई भी कमी ना हो तो उस कंडीशन में जितनी धारा पृष्ठ के ऊपर बह रही थी उतनी की उतनी धारा पृष्ठ के अंदर भी बहनी चाहिए। परंतु यहाँ पे पृष्ठ के अंदर की धारा कम क्यों हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ऊर्जा भी क्या हो रही है, कम हो रही है, या फिर उसका आयाम भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे त्वचा गहराई के ऊपर या फिर डेल्टा लेंथ के ऊपर करंट का मान भी कम हो जाता है। करंट का मान कम होने का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ऊर्जा का कम होना या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आयाम का कम होना। अब समझ में आया नहीं आया, चलो कोई नहीं, अभी डेरिवेशन कराऊंगा ना तब तेरे को और भी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, करें अब, वहां से समझ आएगा, अगर थ्योरी में समझ में नहीं आया तो वहां से भी समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखिए, हम जो इसमें पढ़ते थे, इसका प्रूफ है ये, हमने जो इक्वेशन नंबर 9 पढ़ी थी उसमें तरंग संचरण नियतांक जो था उसका मान क्या था, के स्क्वायर बराबर म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा म्यू सिग्मा ओमेगा, ये पढ़ा था, ठीक है। अब इस मान के अंदर हमने देखा था कि जो ये वाली टर्म्स है ये किसके कारण है, विस्थापन धारा के कारण। ये टर्म किसके कारण थी, विस्थापन धारा के कारण, और ये वाली टर्म्स थी वो किसके कारण थी, चालन धारा के कारण। ये मैंने बताया हुई था आपको, जब ये वाला टॉपिक हमने किया था उस समय बताया था कि जो फर्स्ट टर्म जो है वो विस्थापन धारा के कारण आती है, और वो जो टर्म आती है वो कौन सी वाली, जो हम इक्वेशन नंबर 5 पढ़ते हैं, उस इक्वेशन नंबर 5 में जो आप एक टर्म्स पढ़ते हो म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर, और ये वाली टर्म्स जो आती है वो क्या होती है, म्यू सिग्मा डेल ऑफ ई वेक्टर अपॉन डेल ऑफ टी, इन दो टर्म्स के कारण आती है, ठीक है। भैरूलाल, आप किसी से भी बनाओ, भले इससे बनाओ या फिर आपको जो पीडीएफ मिल जाएगी उससे भी बनाओ, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, नोट्स तो दोनों ही सेम ही है। जो मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे वही के वही सेम मेरे जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसी के अंदर होगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाली टर्म है, इसके अंदर जब आप ई वेक्टर का मान रखते हो, ई वेक्टर बराबर क्या रखते हो, ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी रखते हो, तब उस कंडीशन के अंदर आप देखोगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार से इस टर्म के अंदर इसका मान रखोगे
तब उस कंडीशन में ये वाली वैल्यू आएगी। और कोई भी एक अच्छा चालक जो होता है, कोई भी एक अच्छा चालक होगा, उसके अंदर हमेशा जो धारा बहती है वो किसके कारण बहेगी? आवेश वाहकों की प्रवाह के कारण बहती है। तो उस कंडीशन में एक अच्छे चालक के लिए हम क्या कर सकते हैं? अच्छे चालक के लिए विस्थापन धारा का मान हम क्या कर सकते हैं? विस्थापन धारा वाला पद जो है वो क्या हो जाएगा? तो हम क्या मान सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी अच्छा चालक जो होगा उसमें जो धारा बहेगी वो अधिक से अधिकतम किसके कारण बहेगी? वो धारा जो बहेगी वो आवेश वाहकों के प्रवाह या फिर चालन धारा घनत्व के कारण बहेगी। ठीक है, जब हमने अच्छे चालक के लिए हमने विस्थापन धारा घनत्व को 0 मान लिया, तो इक्वेशन नंबर 5 में आपने क्या पढ़ा था? इक्वेशन नंबर 5 में आपने पढ़ा था डेल स्क्वायर ई वेक्टर माइनस म्यू सिग्मा डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर 0। तो आपने जब विस्थापन धारा वाले पद को 0 मान लिया, तो उस कंडीशन के अंदर आप देखो ये वाली टर्म्स किसकी तरफ चली जाएगी? 0 नगण्य होगी, तो इसको हटा देंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 में सिर्फ एक टर्म कौन सी बची? डेल स्क्वायर ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? म्यू सिग्मा डेल ऑफ ई वेक्टर बाय डेल टी। ठीक है, ये आ गया। अब इस इक्वेशन को आप क्या लगा दो? नंबर 15। इससे पहले आपके 14 नंबर तक हो गया था। और इस कंडीशन जैसे कि अब ये यहाँ पे ये टर्म आ गई डेल स्क्वायर ई वेक्टर बराबर म्यू सिग्मा डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी आ गया। और इसका जो सॉल्यूशन आपने निकाला था, अवमंदित हल या फिर जो ऊर्जा का क्षय होने वाला हल निकाला था, वो हल क्या था? जो आपने सबसे लास्ट में इक्वेशन निकाली थी ई वेक्टर और एच नॉट वेक्टर एच वेक्टर की, वो इक्वेशन क्या थी? का अवमंदित या सहित हल तो था, वो क्या था? ई वेक्टर बराबर ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल उससे के माइनस के बीटा आर एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा आर माइनस के ओमेगा टी। ये क्वेश्चन नंबर 16 बन गई। अब देखिए, ये हमने निकाले थे उस इक्वेशन के अंदर। अगर मान लो कि कोई भी हम अच्छा चालक ले रहे हैं, तो उस अच्छे चालक के ऊपर जरूरी नहीं है हमेशा अपन उच्च आवृत्ति की तरंग को इंसिडेंट करें। उच्च आवृत्ति की जगह पर अगर हम निम्न आवृत्ति की तरंग को भी इंसिडेंट करेंगे, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? उसमें से धारा का प्रवाह हो सकता है या उसकी चालकता के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर अपन क्या कर रहे हैं, अच्छे चालक पर हम क्या कर रहे हैं? उच्च आवृत्ति की तरंग या फिर निम्न आवृत्ति की, ये कह सकते हो निम्न आवृत्ति की तरंग आपतित करते हैं। तो उस कंडीशन में आपने एक सॉल्यूशन निकाला था, जिसके अंदर एक आपके यहाँ पे ओमेगा क्या है? लोअर है, मतलब कम है, उसका मान स्मॉल है, फ्रीक्वेंसी का मान कम है। तो उस कंडीशन के अंदर आप देखो कि जब आवृत्ति का मान कम है, तो एक टर्म आपने पढ़ी थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। ये टर्म आपने इसके अल्फा और बीटा का सॉल्यूशन किया था तब पढ़ी थी। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा का मान बहुत कम है। जब ओमेगा का मान बहुत कम है, उस कंडीशन में इसका मान क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। जब इसका मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का मान ग्रेटर देन 1 हो गया, तो उस कंडीशन में जो आपने अल्फा और बीटा का जो इक्वेशन निकाला था, अल्फा और बीटा की इक्वेशन, वो क्या थी? ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन बाय 2। कोष्टक में आपने क्या लिखा था? 1 + 1 रूट 1 + सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर की पावर 1/2, ये टर्म लिखी थी। जब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का मान 1 से बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आप देखोगे जो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो ये अल्फा की वैल्यू है वो क्या प्राप्त होगी? अल्फा बराबर ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन अपॉन 2 1 +
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा की पावर 1/2, ये आ जाएगा। ठीक है, अभी भी देखो क्या आ रहा है, 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। अब इसका मान अभी भी आप देखोगे तो ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, तो इस कंडीशन में ये वाली टर्म्स भी जो है वो क्या आ जाएगी, किस रूप में आएगी, ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन बटा 2 रूट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जब आप ओमेगा को अंदर की तरफ ले जाओगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब इस कंडीशन में जो ये वाली आप कंडीशन ले रहे हो, ये दो कंडीशन जैसे कि 1 प्लस तो वहां पे आपके क्या हो रहा था, 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा माइनस 1 बीटा के अंदर। तो यहाँ पे जब आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस 1 भी करोगे तो भी वो भी किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन ओमेगा के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में ये जो अल्फा जो है, इसकी वैल्यू जो यहाँ पे ये अल्फा है वो किसके, बीटा के बराबर भी आएगा। उस इक्वेशन को भी आप ऐसे 1 को नेग्लेक्ट करते जाओगे तो वो भी इक्वेशन किस फॉर्मेट में आएगी, इसी इक्वेशन के फॉर्मेट में आएगी। ठीक है, जब वो भी इसी फॉर्मेट में आएगी तो उस कंडीशन में अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 रूट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। यहाँ पे एप्सिलॉन से ये एप्सिलॉन गया, एक ओमेगा से ये एक ओमेगा गया, तो उस कंडीशन में यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 2, जो कि किसके बराबर होती है, 1 अपॉन डेल्टा के बराबर होती है। ये जो है अल्फा बराबर बीटा बराबर रूट म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 2 है, इसको 1 अपॉन डेल्टा लिखते हैं। और ये डेल्टा को अगर हम और किसी रूप में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा बराबर क्या आ जाएगा, रूट 2 अपॉन म्यू सिग्मा ओमेगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये डेल्टा है वो किसके, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, या फिर अल्फा और बीटा का मान जो है वो किसके बराबर है, 1 अपॉन डेल्टा के बराबर है। तो उस कंडीशन में जो इक्वेशन नंबर 17 से इक्वेशन नंबर 16 में अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या रखने, 1 अपॉन डेल्टा रखने पर ठीक है, ये मान रखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, ई वेक्टर बराबर ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल बीटा की जगह पे अब हमको क्या रखना है, 1 अपॉन डेल्टा रखना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के आर अपॉन डेल्टा एक्सपोनेंशियल आयोटा आर अपॉन डेल्टा माइनस ओमेगा टी, ये आ गए। अब देखिए, अब देखना कल्याण, अब यहाँ से तेरे को वो पता चल जाएगा कि जो मैं 1 अपॉन ई बोल रहा था ना वो कैसे आ रहा था, वो यहाँ से तेरे को पता चल जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए ये आर जो है, ये आर किसको प्रदर्शित करता है इस इक्वेशन के अंदर, ये आर किसी भी माध्यम के अंदर अगर हम किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग को इंसिडेंट कर रहे हैं तो ये आर जो है वो दूरी प्रदर्शित करते हैं कि किस दूरी तक कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग जो है क्या कर रही है, उस चालक के अंदर या किसी भी माध्यम के अंदर प्रवेश कर रही है। यदि इस इक्वेशन नंबर 18 में हम आर बराबर क्या रख दें, डेल्टा रखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 18 में आयाम ई नॉट जो है वह चालक के पृष्ठ पर आयाम का 1/e गुणा कम हो जाता है या रह जाता है। देख ले, मैंने क्या बताया था कि जब आप विद्युत चुंबकीय तरंग को क्या कर रहे हो, किसी भी चालक के ऊपर स्टेट कर रहे हो, तो वह दूरी जहां पर उसकी ऊर्जा या फिर उस विद्युत चुंबकीय तरंग की जो आवर्ती या फिर आप ये कैसे विद्युत चुंबकीय तरंग की जो एम्पलीट्यूड है उसका मान क्या रह जाता है, 1/e गुना रह जाता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, त्वचा गहराई बोलते हो। अब यहाँ पे देखो जब आर का मान किसके बराबर हो रहा है, डेल्टा के बराबर होगा, तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन किस प्रकार से आ जाएगी, ई नॉट वेक्टर अपॉन ई
कोष्टक में एक्सपोनेंशियल आयोटा 1 माइनस ओमेगा। ये इक्वेशन आएगी या नहीं आएगी? ये आएगी या नहीं आएगी? कल्याण बाग सिंह, ये इक्वेशन आएगी या नहीं आएगी? फिर अगर आप आर बराबर क्या रख रहे हो, डेल्टा रख रहे हो, तो इस इक्वेशन में आर बराबर का आप डेल्टा रखते हो, तो यहाँ से इस एक्सपोनेंशियल के ऊपर पावर क्या हो जाएगी? आर से आर कटेगा तो माइनस के 1, और माइनस का 1 है, मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के 1 है, तो उसका मतलब क्या है? 1/e। तो इसका मतलब ये कि जब हम आर बराबर डेल्टा दूरी के ऊपर किसी भी चालक के ऊपर विद्युत चुंबकीय तरंग को देखेंगे, तो उसका आयाम क्या हो जाएगा? पृष्ठ के ऊपर विद्युत चुंबकीय तरंग के आयाम का कितना रह जाता है? 1/e गुना रह रहा है। आयाम 1/e गुना रह रहा है, तो इसका मतलब उसकी ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? 1/e गुना कम हो जाती है। इस वजह से इस आर बराबर डेल्टा, या फिर इस डेल्टा को क्या बोला जाता है? त्वचा गहराई बोला जाता है। या फिर यह वह भेदन दूरी होती है, या किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग की वह भेदन दूरी होती है किसी चालक में, जिस पर उसकी डेल्टा आर बराबर डेल्टा दूरी के ऊपर उसका आयाम क्या रह जाता है? चालक के पृष्ठ के ऊपर आयाम का 1/e गुना रह जाता है। अब समझ में आया कल्याण? ठीक है ना? तो यहाँ पे जब आयाम का मान कितना रह रहा है? 1/e टाइम्स रह रहा है, तो उस कंडीशन में इस दूरी को कौन सी दूरी बोला जाता है? त्वचा गहराई। इसके ऊपर दो एक नंबर का क्वेश्चन लगभग एक टाइम छोड़ के एक टाइम एकांतर रूप से पूछा जाता है। इस बार पूछा नहीं गया, इससे पिछली बार शायद, मेरे हिसाब से इससे पिछली बार पूछा गया होगा, क्योंकि ये जो चालक माध्यम के अंदर सिर्फ ये जो स्किन डेप्थ जो होती है वो चालक माध्यम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कि जिसके ऊपर क्या होती है, इस दूरी के ऊपर क्या हो जाता है? चालक के अंदर उसकी ऊर्जा 1/e गुना कम हो जाती है, या फिर आयाम 1/e गुना कम हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो चालक के अंदर धारा, बहने वाली धारा भी जो है वो क्या हो जाती है? प्रारंभिक या पृष्ठ के ऊपर बहने वाली धारा की क्या रह जाती है? 1/e गुना रह जाती है। तो अब देखिए, इसके लिए हम जो अलग से छोटी सी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, वो क्या है? यहां से आगे, अतः डेल्टा अच्छे चालक में विद्युत चुंबकीय अच्छे चालक में विद्युत चुंबकीय तरंग की वह भेदन दूरी है, वह भेदन दूरी है जहां पर तरंग का आयाम, जहां पर तरंग का आयाम माध्यम की, जहां पर तरंग का आयाम माध्यम की सतह पर तरंग के आयाम का, तरंग के आयाम से 1/e घट जाता है या गुना रह जाता है, तो इस दूरी डेल्टा को क्या बोला जाएगा? तो इस दूरी डेल्टा को त्वचा गहराई कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, इसके ऊपर एक एग्जांपल है, वो एक एग्जांपल मैं करा रहा हूँ, और एक क्वेश्चन इसी के ऊपर जो त्वचा गहराई के ऊपर पूछा जाता है वो आप लोगों को करना है। ठीक है ना? तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके ऊपर जो 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोटे से ही पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं, या तो 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, या फिर जो बड़ा क्वेश्चन आता है कभी कभार उसके अंदर छोटा सा क्वेश्चन साथ में पूछ लिया जाता है। जैसे कि पूछ लिया त्वचा गहराई के को किसी भी चालक माध्यम के लिए त्वचा गहराई को ज्ञात कीजिए, तथा साथ में एक नीचे 1 नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है कि इस पदार्थ, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, कॉपर हो गया, कोई भी पदार्थ दे देगा, उसकी चालकता दे देगा, उसके लिए उसकी आपेक्षिक पारगम्यता या विद्युतशीलता का मान भी दे देगा, और पूछ लेगा कि इसकी कोणीय आवर्ती को ज्ञात कीजिए, या फिर इसकी क्या ज्ञात कीजिए? त्वचा गहराई को ज्ञात कीजिए। उसके रूप में एक क्वेश्चन, 1 नंबर के रूप में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है? एग्जाम्पल के रूप में
तांबा, तांबे के लिए या तांबे के लिए आवर्ती म्यू बराबर 1 मेगाहर्ट्ज के ऊपर हर्ट्ज पर कोणीय आवर्ती का मान क्या होगा? कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर क्या आ जाएगी? 2 पाई म्यू इज टू 2 पाई इंटू 10⁶ हर्ट्ज, तो रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। और जो म्यू होता है उसका मान क्या होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होता है। और इस तांबे के लिए जो चालकता जो होती है उस सिग्मा का मान क्या है? 5.8 इंटू 10⁻7 मीटर। तो इसके लिए हमें क्या निकालनी है? त्वचा गहराई निकालनी है। मतलब क्या है कि कोई भी एक तांबा है, उस तांबे का पदार्थ है या तांबे का माध्यम है, उसके ऊपर हम क्या करें? कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग को आपतित कर रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 मेगाहर्ट्ज है। और 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जब विद्युत चुंबकीय तरंग को हम उसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो उस कंडीशन में हमें ये पता करना है कि ये तरंग किस दूरी के ऊपर जाए कि इसका मान क्या रह जाए? 1/E गुना रह जाए उसके अंदर, वो मान ज्ञात करना है। तो डेल्टा बराबर आपको मालूम हो तो उसका मान क्या होता है? 2/म्यू एप्सिलॉन म्यू सिग्मा ओमेगा होता है इसका मान। ठीक है, अब इसके अंदर मान रखेंगे 2/म्यू का मान कितना है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 5.8 इंटू 10⁻7 इंटू ओमेगा का मान जो है वो क्या है? 2 पाई इंटू 10⁻6। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू लगभग आती है आपके डेल्टा बराबर 66.7 माइक्रोमीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.0667 इंटू 10⁻³ मीटर। मतलब इतनी दूरी के ऊपर, कितनी 66.7 माइक्रोमीटर दूरी पर तांबे के अंदर क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी आवृत्ति क्या है? 1 मेगाहर्ट्ज का मान क्या रह जाए? उसके आयाम का मान कितना रह जाता है? 1/E गुना रह जाएगा। ठीक है ना? हाँ कल्याण, किधर गया था? समझ में आया तेरे को? पूछना पड़ता है। एल्यूमिनियम के लिए त्वचा ग्रेड डेल्टा का मान जो होता है वो कहता है 0.01 मिलीमीटर होता है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है ना? बहुत ही सिंपल सा, इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। आपको करना क्या है? ओमेगा का मान अब ज्ञात करना है। ठीक है ना? तो ओमेगा का मान क्या करोगे? डेल्टा को नीचे लाओगे और